नाज़रीन, प्रोग्राम है गुफ्तगू और मैं हूं आपका मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा। नाज़रीन, आलमी सियासत जो है वो गर्मा गर्मी से ऊपर जाती हुई नज़र आ रही है, हंगामा राई से भी ऊपर जाती हुई जंगो जदल की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। अमेरिका ने ऐलान कर रखा है कि वो ईरान को सबक सिखाएगा और ट्रंप बहादुर ये काम करने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि हाल ही में उन्होंने वेनेजुएला में जो कुछ किया वो भी हमारे सामने है कि एक सॉवरन कंट्री को, एक आज़ाद ममलकत की हुकूमत को, उसके सदर को उन्होंने जिस अंदाज में नंगी जहारियत के ज़रिए वहाँ से अगवा किया और उसके बाद अपनी मुल्क की सड़कों पर घसीटते हुए अमरीकियों को दिखाया, वो शर्मनाक नहीं, उससे कोई ऊपर वाली कैटेगरी में आता है। और अब यही चीज़ वो ईरान में दोहराने जा रहे हैं। उन्होंने अपने सफारती अमले को भी वहाँ से निकाल लिया है और बहरी बेड़े जो हैं वो खलीज की तरफ रवां दवां हैं। तो ऐसे लगता है कि वो बड़ी जल्दी ईरान पर हमला आवर होंगे। दूसरी तरफ ईरान ने भी कोई कमज़ोरी नहीं दिखाई। वैसे तो जो इसराइल के साथ ईरान की जंग हुई थी, उसके अंदर ईरान की जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसको जिस कदर कमज़ोर देखा कि चुन चुन के इसराइल ने उनके एटमी साइंसदान और उनके बड़े लोग जो हैं उनको मारा। फिर हमें पता चला कि जो ड्रोन अटैक ईरान पर हुए, उन ड्रोन की तैयारी ईरान के अंदर ही हुई और फिर मोसाद के और CIA के एजेंटों की भरमार का हमें पता चला। तो उससे जाहिर हुआ कि ईरान की जो सिक्योरिटी अपरेटस है, ईरान का जो दिफाई सेटअप है, वो इतना मौसर नहीं है। और साथ ही फिर हमने भी ये भी देखा कि मई 2025 में हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान ने जो कुछ किया, उससे जाहिर हुआ कि पाकिस्तान की हरबी और ज़रबी जो सलाहियत है वो बियॉन्ड एनी डाउट है। हम इस पर बात करेंगे। फिर अलीमा खान साहिबा ने ये बयान दिया है कि 8 फरवरी को जो पहिया जाम की कॉल है वो इमरान खान की नहीं है, वो तो मुतहदा अपोजिशन की है। इससे एक कमज़ोरी का तासुर पैदा हो रहा है। बहरहाल इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ आज शरीक हैं एक मारूफ स्कॉलर, तजिया निगार, साइकोलॉजिस्ट जनाब डॉक्टर राव मोहम्मद असलम खान साहब। वेलकम टू माय शो जनाब। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ दूसरे मोहतरम मेहमान सियासतदान हैं, एक बड़ी सियासी जमात के बड़े ओहदेदार भी हैं, तजिया भी करते हैं, बहुत अच्छा तजिया करते हैं, बैलेंस्ड अप्रोच के साथ अपना नुक्ता नज़र बयान करते हैं। जनाब मियाँ वहीद अहमद साहब, वेलकम टू माय शो। मियाँ साहब, 8 फरवरी की जो कॉल है, मुझे तो लगता है, ज़रूरी नहीं कि आप मेरी बात से इत्तेफाक करें, कि PTI उससे पीछे हटती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि पिछले दिनों जो पंजाब का दौरा हुआ KPK के वज़ीर आला का, वो कोई बहुत मौसर नहीं था। फिर कराची हैदराबाद के दौरे के बारे में भी इसी किस्म की राय है। तो अलीमा आपा ने ये कहा है कि ये कॉल जो है मुतहदा अपोजिशन की है, जिसकी सरबराही जो है वो महमूद खान अचकज़ई और इलामा नासिर और इस तरह के दीगर लोगों के हाथ में है। तो आप हमें ये बताइए कि 8 फरवरी की जो कॉल है उसको आप एक पॉलिटिशियन के तौर पे, एक ज़ीरक पॉलिटिशियन के तौर पर उसकी जो कामयाबी या नाकामी है उसको कैसे देखते हैं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी मैं समझता हूँ कि जो अलीमा बीबी का बयान है वो बड़ा इस वक्त मैं समझता हूँ हालात के मुताबिक उन्होंने बड़ा सही बात की, दुरुस्त बात कही। दुरुस्त बात इसलिए की है कि जो देखिए कि जब ये मंगल के रोज़ जब मुलाकात का दिन होता है उस दिन इन्होंने बाकायदा पूरे पाकिस्तान में तमाम लोगों को कहा था कि वहाँ पे पहुँचे पहुंचे। ठीक पहुँचे, है। ठीक है जी। उसके बाद जब वहाँ उस तरह से लोग नहीं पहुँचे और उस पर बहुत सी जो है ना मुख्तलिफ इनके लीडरान ने जिस तरह से बात की है और ख़ास तौर पे वो जिनके इत्तेहाद की बात करें उन्होंने भी कहा है और ये बात होती रही कि जी खान की बहनों को अकेला छोड़ दिया है पार्टी ने, यहाँ तक। और मैं इससे बढ़ के जो बात है ना, मैं समझता हूँ कि इस वक्त पीटीआई को इससे ऊपर जाके ये अपनी जो एक सियासत पाकिस्तान की इंटरनल जो भी है उससे हट के इस वक्त हमारे सर के ऊपर जो एक जंग जो है जो बिल्कुल हमारे बॉर्डर के ऊपर इस वक्त जिसका आपने अपने इब्तदाइये में बात की है, उसको देखते हुए पाकिस्तान को इस वक्त इन तमाम चीज़ों से निकल के मेरा ख्याल है कि इस वक्त हमारी जो है वो यूनिटी यहाँ पे हमें किसी और तरह नज़र मियां आना चाहिए। साहब ये किताबी बातें कर रहे हैं, पीटीआई का क्लियर कट नजरिया है, खान है तो नहीं पाकिस्तान है। नहीं नहीं, आप मुलाकात तो होने मैं देते नहीं। देखिए आप देखें, आप मैं वो एक बात नहीं कर रहा। मैं देखिए मेरा हमेशा से मुलाकात के भी मैं हक में हूँ, मैं मुलाकात के लिए भी हक में था। मैं जब यहाँ पे वो आए हैं अफरीदी साहब तो मैं चाहता था कि मेरा तो था कि वो यहाँ वैसे आए जैसे वज़ीर आला को एक सिंध में प्रोटोकॉल मिला है। देखिए ये बातें, लेकिन अंजाम तो वही हुआ ना हाँ जो पंजाब में हुआ। मैं कहता हूँ कि आप जब खुला आने दें ना, पता चल जाए ये बात। देखिए एहतजाज जो है वो क्या है, एहतजाज तो एक बंदा भी अगर खड़ा हो गया है तो एहतजाज हो गया। पाशा साहब एहतजाज तो हो गया, बस रिकॉर्ड हो गया। मैं समझता हूँ कि उनको मौका दें, बात सामने आने दें। ये बात तो ना हो कि जी यहाँ पे निकलने नहीं दिया, यहाँ पे रास्ते रोक दिए, यहाँ पे जनाब कंटेनर खड़े कर दिए। हालांकि इस तरह से नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट ने पिछला जो कुछ अली अमीन गंडापुर का और आप अफरीदी साहब का आना देखें, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ पे पूरा मौका दिया है उनको, सिक्योरिटी दी है उनको, पंजाब असम्बली में जिस तरह से वो आए हैं सारा कुछ हुआ है। और ये आपने वो तमाम जो उनके जेलों में लोग हैं उनके घरों में गए हैं। और उसके बाद अचकजई साहब ने जो आपको इलम में होगा कि उसके अपोजिशन लीडर का भी। अकरम अकरम उस्मान के घर पे जो उन्होंने एक पूरा जो है ना वो एक जलसा नुमा एक सिलसिला था वो भी किया। सब कुछ हो रहा है। मेरा ख्याल है कि इसको ओपन कर देना चाहिए। कर देना चाहिए। आप जितना रोकेंगे वो बात ऐसे। लेकिन मैं इस वक्त के हालात के मुताबिक जो मेरा समझता हूँ कि आज पाकिस्तान के अंदर हमें इन एहतजाज और इन चीज़ों से निकल के हमें कुछ और तरह सोचना होगा। हमें इस वक्त ये देखें कि आज अभी आपने ईरान की जो बात की है, पीछे जो उनकी वहाँ पे बहुत सारी जो उनकी वहाँ पे इसराइल के एजेंटों का जो आपने जिक्र किया, किस तरीके से कामयाबी से उन्होंने वहाँ पे उनकी क़यादत को, वहाँ साइंसदानों को वहाँ पे जिस तरीके से उनको मारा है वहाँ पे। तो ये क्या आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह के लोग मौजूद नहीं हैं? भाई अगर आप यहाँ पे सियासी अदम इस्तेहकाम इसी तरह रहेगा, सूबे आपस में इसी तरह जो है ना उनका आपस में इख्तलाफ रहेगा, एक दूसरे के साथ हमारी मुशावरत नहीं होगी, अपोजिशन और जो है ना हुकूमत एक पेज पे नहीं होंगे, तो क्या आप इतने बड़े जो इस वक्त मामला है उसका मुकाबला कर पाएंगे? इस वक्त मैं समझता हूँ कि ईरान से ज़्यादा अगर आज ईरान को नुकसान होता है तो पाशा साहब ये यकीन करें कि पाकिस्तान का उससे बड़ा नुकसान है। मैं समझता हूँ क्योंकि आपके बॉर्डर पे बिल्कुल वो सर पे आ जाते हैं। वहाँ पे रजीम चेंज हो तब भी वहाँ पे अगर खुदा ना खास्ता वो उनके साथ जंग में भी ईरान को नुकसान होता है तो पाकिस्तान का नुकसान ज़्यादा होगा। मैं समझ राव साहब को ना शामिल कर रहे हैं। जी राव साहब, जी आपने मियाँ साहब की गुफ्तगू सुनी। मियाँ साहब मेरा नुक्ता नज़र ये है कि ईरान में अगर अमेरिका नवाज हुकूमत कायम हो जाए तो हमारे लिए आसानी पैदा हो जाएगी, क्योंकि हम भी तो अमेरिकन कैंप में हैं इस वक्त। और जिस वक्त वहाँ पर ये इस्लामी हुकूमत नहीं थी तो उस वक्त बात शहनशाह राजा शाह पहलवी की हुकूमत थी तो हमारे ईरान के साथ ज़्यादा बेहतर तल्लुकात थे। तो अब भी अगर उधर अमेरिकन नवाज हुकूमत कायम हो जाती है तो हमें क्या परेशानी है? मियाँ साहब तो बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं कि अगर हुकूमत कायम हो जाती है, लेकिन देखना तो ये है कि ये जो हुकूमत इस वक्त वहाँ पे मौजूद है, क्या इस हुकूमत को अगर आप किसी भी वजह से वहाँ से निकाल देते हैं तो क्या
वहाँ पे अमन कायम किया जा सकता है। देखें, जो एक बहुत बड़ी तादाद है ना वहाँ पे, वो है शिया मुस्लिम। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात है कि उनकी बहुत ज़्यादा वहाँ पे तरबियत हुई है, वो एक दिन में नहीं बन गए। अगर 79 से लेके अब तक और उससे पहले भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना काम हुआ उनके ऊपर, रिलीजियसली और नजरियाती तौर बहुत पे ज़्यादा हुआ है। वो पुख्ता कौम है। यस। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि यहाँ पे हम लाहौर में कभी जो खाना फरंगे ईरान के जो कॉन्सुलेट होते हैं, वहाँ पे जो डायरेक्टर होते हैं, जब हम कहीं पे उनके साथ मुलाकात करते हैं या वो आते हैं यहाँ पे, तो यकीन कीजिएगा कि हमें बड़ी खुशी हो रही होती है। वो कहते हैं कि मैं अलहदा से खाना नहीं खाऊंगा, अलहदा से चाय नहीं पीऊंगा, मैं इन लोगों के दरमियान में खड़े हो चाय पीऊंगा। और दूसरा, आप किसी भी जगह चले जाए, दुनिया के किसी मुल्क में चले जाए जहाँ पे ईरान के लोग होंगे, वो किसी यूनिवर्सिटी से PhD होगा कोई शख्स, या पढ़ा लिखा बंदा होगा, जिससे मैं ये समझ सकता हूँ कि ये एक बहुत ही बड़ा उन लोगों ने अपने बंदों के ऊपर काम किया हुआ है। लेकिन एक बात है राव साहब कि जो ईरान इनकलाब ईरान था, उसको एक्सपोर्ट करने की जो उनकी इनकलाबी क़यादत ने कोशिश की जी, वो तो अमेरिका ने नाकाम बना दी हैं। ईरान की जो प्रॉक्सीज थी जी, जैसे हमास थी, जैसे लिबनान में हिजबुल्ला थी, हाँ जी, शाम में बशार अल असद की हुकूमत थी, उनको तो सब फ्लैट कर दिया। जी, और अब आखिरी हदफ उनका रजीम चेंज है ईरान के अंदर। जी, जी। तो क्या समझते हैं आप? मेरा ख्याल है कि उनके साथ बैठना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए और उनसे मिल करके, क्योंकि देखिए दुनिया के अंदर जहाँ मर्जी आप कर ले, जंग का कोई क्या क्या नतीजा निकलता है? नतीजा तो कुछ नहीं निकलता। मस्ट वाई, क्योंकि मैं एक साइकोलॉजिस्ट की हैसियत से बात भी करूंगा कि प्रॉब्लम ये आती है कि लोगों को तो इस वक्त हमने देना रोजगार, लोगों को देना खाना। अगर फर्ज करें कि कुछ दिनों के बाद आप देखते जंग शुरू हो जाती है, और जंग होने के बाद क्या होगा कि हजारों लाखों लोगों को मार दिया जाता है। और अच्छा, वहाँ वैसे पे राव साहब सर, ये लोग बड़ी बात करते हैं कि जंगों का नतीजा नहीं निकलता। जी, हम तारीख का अगर मुतालिया करें जी, तो कौमों की तकदीर के फैसले जी, मुज़ाकरात की टेबल पर कभी नहीं हुए, जी, हमेशा मैदान जंग में होते हैं। और जो वो टेबल पर जाती हैं जब, तो उस वक्त तक फातेह और मफतूह का फैसला हो चुका होता है। आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर देख लें। जी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने अपनी कुव्वत दिखाई, हाँ, उसके बाद वायदा हुआ और वो फातेह और मफतूह के दरमियान था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में देख लें, ऐसे ही हुआ। अल्लाह अज़ल क्यास जो टेबल पर बैठकर बातचीत होती है वो उस वक्त होती है जब क्लियरली मैदान जंग में फैसला हो जाए कि कौन फातेह है कौन मफतूह है। आप देख लीजिए 20 साल तक अमेरिकन इत्तेहादी फौजें अफगानिस्तान में जंग करती रहीं। मैदान जंग में फैसला हुआ कि अमेरिकन फतह याब नहीं है, तो उसके बाद दोहा मुज़ाकरात हुए और दोहा मुज़ाकरात के नतीजे के अंदर अमेरिकी फौजें वहां से वापस गईं। तो अमेरिकी फौजों के जाने का फैसला मैदान जंग में हुआ था कि उन्होंने वापस जाना है। तो वो मामला तय जो हैं वो पाशा साहब एक माजरत से आपसे, जी, जी, देखिए यहाँ मामला कुछ और है। जी आपने जो बात कही ना रजा शाह पहलवी की, उस वक्त की बात कुछ और थी। आज आप देखिए कि प्रोग्राम क्या है उनके आगे। जो इस वक्त प्रोग्राम है ग्रेटर इसराइल का, जी वो नक्शे आप देखें, उसके बाद आप प्रोग्राम देखें कि वो क्या चाह क्या रहे हैं। उसमें पूरे उस रीजन के अंदर वो जो अपनी पहले भी इत्तेफाक से अभी भी उन्हीं के पास है। देखिए ताकत तो उन्हीं के पास है। जब आपके तमाम जो बड़े मुल्क हैं जो खाते पीते हमारे हिसाब से वहाँ पे अरब्स हैं, वहाँ पे अड्डे तो उन्हीं के हैं, ऑलरेडी उनका है। एक वाहिद ईरान है जो उनको मज़ामत वहाँ पे, या जिसकी आपने प्रॉक्सीज का जिक्र किया है। और ये मैं बड़ी तकलीफ से, ये शर्म वाली बात है कि पूरे आलम इस्लाम के अंदर गज़ा के लिए या बाकी जगह के लिए, जैसे शाम में आपने कहा, बाकी जगह पे कहा, अगर किसी की प्रॉक्सी काम कर रही थी तो वो जो एक इनकलाब आया था, इस्लामी इनकलाब, जिसको आज 50 साल जो है ना उसके अंदर, उस 50 साल के अंदर भी आप कई देखें, कई तहरीकें हैं। एक मरतबा उसको ख़त्म करने की कोशिश नहीं, कई दफ़ा ठीक है। लेकिन इस वक्त अब की बार मैं समझता हूँ कि अगर
ईरान पे हमला होता है तो आप ये बात देखिए, जो अभी जो मुजाहरे हो रहे हैं वो मुजाहरीन जो है ना, वो इस वक्त महंगाई और अपने वो जो इस वक्त इकोनॉमी के मसले पे उस हवाले से उस हवाले रजीम के खिलाफ नहीं है। दुरुस्त कह अगर रहे हैं। ये उन्होंने ये काम किया, अगर ये कदम उठाया, तो पहले नंबर पे तो रजीम चेंज वाली जब तक फौज वो यहाँ पे वो खुद से नहीं आती तो वो अमेरिका कभी गलती नहीं करेगा। करेगा। एक दूसरी बात यह है कि अगर वो फजाई जैसे पहले उन्होंने हमले किए हैं करते हैं तो ये कौम फिर इकट्ठी हो जाएगी। मैं आपको एक बात, कोई शक नहीं। ये फिर कौम इकट्ठी हो जाएगी और इनको समझ लें कि इस वक्त के जो हालात वहाँ पे माशी प्रॉब्लम है उसके अंदर रजीम चेंज का अपने तौर पे, और इसके अंदर भी एक और बात मैं करता हूँ, वो हमारे मुल्क के लिए भी और पूरे खित्ते के लिए और ख़ास तौर पे थर्ड वर्ल्ड के लिए ये बात ज़रूरी है। आप देखिए कि कब से इस इस्लामी इनकलाब के ख़िलाफ़ लोगों ने कब से आवाज़ वहाँ पे शुरू की है। ये तब से शुरू हुई है जब वहाँ पे इन्होंने भी इलेक्शन में ओके जो किया है। ओके ठीक है, नाज़रीन, मियां वहीद साहब और रास्तम खान साहब की खट्टी मीठी बातें जारी रहेंगी। हम एक शॉर्ट ब्रेक पर जा रहे हैं, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन हम गुफ्तगू कर रहे थे, बल्कि कर रहे हैं कि फरवरी की जो कॉल है उसके बारे में, तहरीक इंसाफ की, उसके बारे में अलीमा आपा ने ये कहा है कि ये सिर्फ इमरान खान की कॉल नहीं है बल्कि ये मुत्तहिदा अपोजिशन की कॉल है। तो और फिर हम बात कर रहे थे कि अब ईरान पर जो अमरीकी हमला मतवक्को है उसके क्या असरात मरतब होंगे। तो राज साहब, ईरान के हवाले से तो आपने बात कर दी। ये जो 8 फरवरी की कॉल है पीटीआई या मुत्तहिदा अपोजिशन की, उसके बारे में आप क्या कहें? अच्छा, मैं पहले जो पिछली आपने बात की ना, ज़रा उसको थोड़ा सा दोहराना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये कि जी अगर फ़र्ज़ करें हमने 2 जंगें लड़ी हैं, वर्ल्ड वार 1 और 2, उसके बाद सब लोगों ने बैठ के, क्योंकि 7 करोड़ लोगों को मार दिया गया मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर। अच्छा, अब मर तो इंसान रहा है ना, उसके बाद उन्होंने सब ने बैठे और कहा कि जी आज के बाद जो है ना हमने यूनाइटेड नेशन बना ली है और आज के बाद हमारे फैसले सारे यूनाइटेड नेशन के पास होंगे, और उसके बाद ये होगा कि वो जो एक सलामती काउंसिल होगी और एक वीटो पावर होगी। सर वो तो तय हो गया कि हो गया, ये अक़वाम मुत्तहिदा जो है ये लौंडी है जी अमेरिका की जी, और ये अपना जो बेसिक पर्पस था इसके क़याम का वो खो चुकी। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। और अब नया वर्ल्ड ऑर्डर जो है जी जी, जिसमें चाइना एक मरकजी किरदार अदा करेगा। और मैं आपको चलते चलते बता दूं कि चीन ने बज़ाहिर वेनेज़ुएला पर अमेरिकी हमले और अमेरिकी जलगार के बारे में कोई सॉलिड रिएक्शन नहीं दिया, जी जी, लेकिन उसने कई ऐसे फैसले किए हैं अपने तौर पर जिसके नतीजे के अंदर अमेरिकन इकॉनमी को डेंट नहीं, शदीद डेंट पड़ना शुरू हो गया है। आलमी मार्केट के अंदर तेल की कीमतें बढ़नी शुरू हो गई हैं। चीन ने बहुत सारे एक वो जो आलमी मालियात मॉनेटरी सिस्टम है उसके मुकाबले में अपना जो सिस्टम बनाया था लेन देन का, उसको मज़ीद फैलाया है और उसमें मज़ीद ममालिक जो हैं वो शामिल हो रहे हैं और डॉलर की हैसियत जो है वो कम करने की तरफ चाइना जो है खामोशी से आगे बढ़ रहा है। तो अमेरिका जो है वो ज़वाल शुदा एक हालात की निशानदेही करता है। और जिस तरह पहली जंग अजीम के बाद लीग ऑफ नेशन बनाई गई जी, उसने काम नहीं किया, जिसके नतीजे में दूसरी जंग अजीम हुई। दूसरी जंग अजीम के बाद यूनाइटेड नेशंस बनाई गई, यूनाइटेड नेशंस भी अपना किरदार अदा करने में नाकाम है। तो अब अगेन एक अजीम जंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अमेरिका तेजी से अपने कदम जो है वो उसी सिमत में ले जा रहा है। अब गो जंग शायद उस तरह की ना हो जो हमने पहली और दूसरी जंग अजीम में देखी थी कि फुट सोल्जर्स और वो दू बदू लड़ाई हो। अब जो है इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी की वार होगी और उसमें अमेरिका जो है सरदस्त चाइना से पीछे है। चाइना जो है वो 6G पर जा चुका है टेक्नोलॉजिकली, जबकि अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो 5G पर है। एक्सपोर्ट्स के हवाले से चीन जो है वो कई गुना आगे जा चुका है अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड से। और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए
दुनिया के 3 बर्रे आज़मों पर अमरीकी हवाई अड्डों से ज्यादा ताकतवर अपने ग्रिप जो है मुआशी तौर पर वो चीन कायम कर चुका है। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। 8 फरवरी की हड़ताल की कहा। अच्छा, ये सबसे पहले बात तो ये है कि क्या इससे हम गेन क्या करेंगे। हर चीज़ तो ये होता है ना कि आप किसी चीज़ को भी जब साइकोलॉजिकल या साइकोसोमेटिकल देखते हैं तो देखते हैं कि इसके गेन क्या होगा। तो क्या हम 8 फरवरी से कुछ गेन करना चाहेंगे, क्या हमारा कोई मकसद है? राव साहब देखें, इन्होंने ये मियां साहब उस जमात के अहदेदार हैं जी जो इस वक्त हुक्मरान है जी, इन्होंने एक मुलाकात का मसला है, आपको मिलने दें यार, क्या है, मिलने दें उसको, वो जलसा करना चाहते हैं करने दें, वो तो क्या हो जाएगा। मियां साहब की बात से मैं एग्री करता हूं कि उनकी, लेकिन उनका राइट भी है, उनका राइट आईनी भी और है, कानूनी राइट है। हमारा जो कानून है, जो 1973 का कानून है, उसके अंदर बाकायदा तौर पे है कि सूबों के अंदर जो है आप बिल्कुल एक वजीर आला दूसरे सूबे में जा सकता है, दूसरा जो वजीर आला। तब देखो, एक जब यूनिट की बात करते हैं, फेडरेशन की बात करते हैं, फेडरेशन तो तभी कायम होगी ना आपकी जब उसके यूनिट्स जो है वो यूनिट्स काम करेंगे आपस अच्छा में। वैसे राव साहब, ये पीटीआई, इसके बारे में कोई शक नहीं है कि वोट बैंक के लिहाज से नंबर 1 पार्टी है। जी इमरान खान साहब की मशहूरी जी और फॉलोइंग भी बियॉन्ड डाउट है, लेकिन अब तक पीटीआई कोई इस किस्म का मुजाहरा नहीं कर सकी ताकत का, जिससे हुकूमत जो है मियां साहब की, मियां शहबाज शरीफ नहीं, मैं इन मियां साहब की बात कर रहा हूँ, वो कुछ परेशान हो और वो कुछ इनको रियायत दे। इसकी क्या वजह है? मेरा ख्याल है कि जब हम इलेक्शन में चले जाते हैं ना, तो इलेक्शन का जो भी नतीजा आता है उसके मुताबिक जो हमारी सूबाई असम्बली होती है, कौमी असम्बली होती है, उसके अंदर जो लोग बैठे होते हैं उन्होंने एहतिजाज करना होता है, उन्होंने रिकॉर्ड करना होता है, क्योंकि उनके पास ताकत भी होती है और उनके पास सब कुछ होता है। मेरा ख्याल है कि हमें, चाहे पंजाब असम्बली है, चाहे केपी की असम्बली है, सिंध की असम्बली है, या बलोचिस्तान की असम्बली, या हमारी वफाक की असम्बली है, या हमारा सेनेट मौजूद है, तमाम ऑर्गन्स आपके पास मौजूद हैं, तो इन सारे ऑर्गन्स के अंदर जो लोग बैठे हुए उन्हें अपना काम करना चाहिए, बनिस्बत इसके कि हम कहें कि जी हम तो जी। दूसरी बात है, अहम चीज़ होती है कि आपके अंदर जो जुडिशरी आपका मौजूद है ना, आपका सारा सिस्टम तो मौजूद है। अब उनके पास जाएं और जाकर के अपनी चीज़ें, अपनी अपील्स उनके सामने करें। मेरा ख्याल है कि हमें इस बाजार में लड़ाई लड़ने के बजाय, कंटेनर लग जाएंगे कुछ दिन के बाद और फिर क्या होगा, फिर वही होगा जो कुछ पहले होता रहा है। मेरा अपनी ये राय है कि अगर आपके पास ये तमाम ऑर्गन्स मौजूद हैं तो आपको अपना एहतजाज जो है वो असेंबली में रिकॉर्ड करवाना चाहिए। तो असेंबली को तो Yes. मानते ही नहीं है। नहीं, वो कहते हैं कि ये फॉर्म 47 की है। नहीं सर, उसको तो मानते नहीं, जो भी है सर, देखें पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक है जो कुछ भी है। दूसरा बात है, अगर 47 और 45 की बात भी है ना, तो आप कहाँ लेके जाएंगे उसको? आपको अदालत में ले जाना पड़ेगा हर सूरत में। ठीक है, आप जो आपका जो भी जुडिशियल प्रोसीजर होता है आपने वही करना है। अगर आप ये कहें कि जी मैं बाहर निकल के सारा कुछ कर लूंगा, तो कौन सी पार्टी है जिसने नहीं किया पहले, और उसका नतीजा क्या निकला? बहुत सारे आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में बहुत सारी बाहर से भी पार्टियां आती रही हैं, आके करके एहतजाज चले गए। वो आज कहाँ हैं वो सब लोग? तो मेरे नजदीक अपना ये है। राव साहब ने बड़ी पते की बात कह दी है। राव साहब ने जो बात की है बड़ी खूबसूरत बात, इसमें खूबसूरती ये राव है, साहब खुद भी खूबसूरत आदमी है। खूबसूरती इसमें यह है कि अगर सेनेट है, असम्बलियां हैं, पार्लियामेंट मौजूद है, तो वो काम करे। लोगों ने आपको मुंतखब करके भेज दिया बस। ठीक है, अब लोगों की बात आपने कर दी। मसला ये है कि सबसे पहले उसको जो आपने सवाल उठाया कि वो तो मानते नहीं, वो तो नहीं कहते हैं ये गाली है। फिर आ गई अदालत की बात। अच्छा, फिर जजों का भी यही है कि कुछ अब नून लीग से जो है ना वो उनके साथ जोड़े जाते हैं, कुछ जज जो है वो पीटीआई से जोड़े जाते हैं। यानी यहाँ पे अदारे कोई भी इस वक्त पोलराइजेशन है। रियासत के जितने पिलर्स हैं, आप मुझे बता दें कि कोई अपनी जगह पे कायम खड़ा है तो मुझे बता दें, सबसे पहली बात। हाँ, इसमें एक बात है, वो पीटीआई के पास 2 मरतबा मौका उनको मिला। अच्छा बादशाह साहब, अगर 2018 के इलेक्शन में खान साहब को ये हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी जिस तरीके के साथ, आज ये नून लीग ने कभी आज तक ये नहीं कहा एक मरतबा भी, या पीपल्स पार्टी ने ये कहा हो कि 2024 का इलेक्शन जो है ना वो सही हुआ है। वो कहते हैं आपने 18 में हमारे साथ किया था, अब आपके साथ होगा। ठीक है, पीपल्स पार्टी कहती 2013 में आपने किया था, अब आपके साथ। यानी आपको मौका था कि उस वक्त आप कहते कि नहीं जी मुझे ऐसी हुकूमत नहीं चाहिए।
ठीक है। उसके बाद दूसरा मौका ये है कि आपने चलते हुए एक निज़ाम में आप असम्बलियों से निकल जाते हैं। जब आप कहते हैं कि हमें 2/3 अक्सरियत मिली है तो आपको सीटें नहीं मिली, तो आप असम्बली में चले जाते हैं। भाई आपका उस वक्त बनता था कि आप छोड़ दें। अगर आपने सड़कों पे ही आना है तो फिर सड़क तो इसी तरह गर्म होगी, फिर आप छोड़े इसे। जब आपने असम्बली में लोगों को भेज दिया, देखे एक बंदा भी अगर एहतजाज, जैसे मैंने पहले कहा, वो रोड पे खड़ा हो, वो चाहे असम्बली में हो, एहतजाज जो है वो एक बंदा करे, एहतजाज रजिस्टर्ड हो जाता है, रजिस्टर्ड हो गया। ठीक है। मसला ये तादाद मैटर नहीं करती, तादाद नहीं सर। असल बात यह है कि हक की बात जो है, जब आप हक पे हैं, जब आप बात सही करते हैं, तो वो चाहे एक बंदा है, फिर आपके साथ लोग जुड़ते चले जाते हैं अगर आप सही। लेकिन अगर आप अपने मफाद के लिए जब अपनी बारी हो उस वक्त तो आप ये कबूल कर लें, जब दूसरा करे तो वो नाजायज है। असल मसला ये है कि यहाँ पे पार्लियामेंटेरियन, मैं बड़ी माजरत के साथ अपनी बरादरी से, सियासतदानों से, ये ख़ास तौर पे ये बात है कि हम एक दूसरे के साथ ये ज्यादती, एक दूसरे के साथ ये जो कर रहे हैं और उसको भुगत भी रहे हैं, बारियां भी दे रहे हैं। वो बारियां इक़्तिदार की भी खाली नहीं है, वो जेलों की भी हैं। ओके, हम लोग सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। सेम पैटर्न पे जिस तरह देखिए, ये पीपल्स पार्टी ने सहा, नून लीग ने सहा, उसके बाद अब जिनकी बारी है वो सह रहे हैं। वो कहते जी अब हमारे साथ बहुत ज्यादती हो रही है। तो मैं यकीन माने, मैंने कोई दोस्त से तो कहते जी इतना कभी नहीं हुआ। मैंने कहा भाई अब जिनके हाथ में है उनकी मर्जी है, कितना करते हैं। कल आपने जब किया था, आप मुझे बताइए कि कोई नून लीग का लीडर आप मुझे बता दें, कोई एमएनए बता दें, कोई मिनिस्टर जो आज हैं, इनमें से कोई बंदा जेल से बाहर था? यानी राणा सनाउल्लाह पर तो हाँ जी, इतनी हीरोइन डाल दी कि उसको फांसी हो सकती थी। वो देखें, चॉइस सरवर साहब ने उस वक्त उन्होंने कहा यार ये क्या कर रहे हैं, और भाई इससे कोई लड़ाई झगड़े का उन पे केस डालते तो लोग मान लेते। लेकिन ये बात आज वही बात लोग मानने, अब हर बंदा कह रहा है कि ये गलत तरीका है। मुझे ये बताइए कि अगर हमने सियासी माहौल यहाँ पे, जिस तरह से मैं हमेशा बात करता हूँ कि ये कसूर किसी का नहीं है, हर बंदा एक अदारे की तरफ उंगली कर रहा है। जब हुकूमत से बाहर होता है तो उन्हीं की तरफ हर एक की, वो चाहे वोट को इज्जत देने वाले हों, वो चाहे हकीकी आज़ादी वाले हों, वो चाहे जो है ना एक नजरियाती पार्टी हो जो एक आज भी जिंदा है, सारा कुछ। यानी मुझे ये बताएं कि सारा कुछ आपने मलिया मेट कर देते हैं। जब आपको इक़्तिदार मिलता है तो आप उस वक्त बिल्कुल छोड़ के इक़्तिदार के पीछे चलते हैं। उस वक्त ना आपका कोई नजरिया होता है, ना आप उस वक्त के असूल और कानून और आइन, हर चीज को आप रोंदते हुए आप उस कुर्सी पे बैठने के लिए हर बंदा तैयार हो जाता है। अगर आपने इस मुल्क के अंदर उस निज़ाम को, आइन को कायम रखना है, और अगर आपने ये सारे भाषण जो हम देते हैं शराफत के और जो है ना ईमानदारी के और सारी चीज़ों के, ये एक ही सूरत में है कि अगर मुझे मिल रहा है तो जो काम हाफिज नईमुर रहमान ने कहा था कि नईम साहब ने कहा कि यार मैं जीता हुआ नहीं हूँ, जमात इस्लामी के जो अमीर है, हाँ, ये जो उन्होंने किया था उस वक्त, वो कहते कि जनाब ये पड़ा, मैं इक़्तिदार ऐसा मैं नहीं ले सकता जिसमें। और दुख की बात यह है कि सबको पता है, हर दौर में पता है, लेकिन जब ये हलफ ले रहे होते हैं। वैसे मियाँ साहब एक बात, आपने हाफिज नईमुर रहमान साहब का बजा तौर पे जिक्र किया, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी तो वज़ारत उज़्मा लेने से इनकार किया। कब? अभी नहीं, उनका भी जिक्र कर लें। अब ऐसी बात ना कहें। देखें, मैं, हमारा इत्तेहाद है, हम समझते हैं कि एक वो सीनियर, बल्कि मैं तो पिछले एक प्रोग्राम में किसी ने मेरे से पूछा था सवाल, वो जो अभी वो उनके इलेक्शन का जो पिटिशन जो उनके हक में फैसला हुआ, तो मैंने उस पर भी कहा था कि ये मियाँ साहब के साथ ज्यादती है, इसलिए कि 3 बार का वजीर आजम, एक सीनियर पॉलिटिशियन, पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक बहुत सीनियर बंदा जो है, उसको इस तरीके से नहीं, उनको बाकायदा उस पर पूरा जो है ना वो प्रोसेस में जाना चाहिए था, तो फिर फैसला होता। तो कम अज कम इज्जत एहतराम से उनका फैसला जो है ना वो एक बड़ा नाम है, इसलिए उनको जो है ना उसी तरीके से जो है ना डील किया जाना चाहिए, ये इस तरह से नहीं। तो मसला ये है कि अब ये देखिए पाकिस्तान के अंदर सर, इस वक्त के हालात के अंदर, मैंने हमेशा ये बात कही है, आसिफ जरदारी, मियाँ नवाज शरीफ और इमरान खान, और चौथे मौलाना फजलुर रहमान, ये 4 लोग एक 5वें
चलो ठीक है ठीक है ठीक ठीक है। है। के चौधरी शुजात साहब हाँ, को भी अंदर शामिल चौधरी साहब किया इस वक्त उनकी, वैसे तो वो अगर अल्लाह ताला ने उनको सेहत, ये पार्टी तो काम करती डॉक्टर साहब है। उनकी सेहत ठीक होती तो मुझे कभी था यकीन कि उन्होंने इन सब को कर लेना था, कर लेना था। अच्छा, मसला ये है कि आप देखिए कि इस वक्त ये लोग अगर आज हालात ठीक नहीं होते तो ये तारीख में कौमी। अच्छा, आपने 5 जिन बंदों का जिक्र किया है, 4 के बारे में तो पूरी कौम जानती है कि ये बैठ सकते हैं, 5वां तो बैठना ही नहीं चाहता, कैसे फिर ये बेल मंडे चढ़ेगी? सर 4 तो सियासत में है ना, हाँ जी, तो 5वें के पास वो है, वो बिठा सकता बिठा है। सकता राव साहब कंक्लूड कर दीजिए। जी जी। आपके पास आखिरी 2 मिनट। बस मैं यही कहूँगा कि एक तो हमारा बेसिकली तो 2 मौजू थे ना, एक तो ये था कि जो 8 फरवरी आ रही है उसको हम जो है ना एक बहुत एहतजाज की सूरत समझना चाह रहे हैं कि जी क्यों। और दूसरी बात, मैंने अभी तक नहीं देखा कि पीटीआई की क़यादत में से कोई शख्स, कि आखिर उनकी भी तो कोई बोर्ड है, उनका भी तो कोई कमेटी है, उनकी भी तो कोई, उनमें से किसी ने, मैंने तो नहीं देखा किसी ने कोई बात की हो ऐसी कि जी हम एहतजाज करने जा रहे हैं। अगर फ़र्ज़ करें अलीमा खां एहतजाज करना चाह रही है तो अलीमा खां का तो कोई ताल्लुक नहीं मेरे ख्याल के मुताबिक। जनाब राव मोहम्मद असलम खान साहब, जनाब मियाँ वहीद साहब, आपका बहुत बहुत Thank you. शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए हमारे प्रोग्राम में और हमारे नाजरीन को आपने अपने ख़यालात आलिया से मुस्तफ़ीद जी फरमाया। जी। नाजरीन, आपने हमारे माहिरीन की गुफ्तगू सुनी, हमें अपने फ़ीडबैक से आगाह कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।